भारत की सीमाओं पर इस समय जो कूटनीतिक हलचल दिखाई दे रही है, वह केवल एक सामान्य सीमा विवाद या राजनीतिक बयानबाजी भर नहीं है, बल्कि यह पूरे दक्षिण एशिया की बदलती रणनीतिक तस्वीर का संकेत बन चुकी है। एक तरफ अवैध घुसपैठ, सीमा पार तस्करी, नकली दस्तावेजों का नेटवर्क और सुरक्षा एजेंसियों के सामने खड़ी नई चुनौतियां हैं, तो दूसरी तरफ पड़ोसी देशों की बदलती राजनीतिक चालें इस मुद्दे को और अधिक संवेदनशील बना रही हैं। वर्षों से भारत की पूर्वी सीमाएं केवल भौगोलिक रेखाएं नहीं रहीं, बल्कि वे सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े बड़े सवालों का केंद्र बन चुकी हैं। अब हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां सीमा सुरक्षा का मुद्दा केवल सीमावर्ती राज्यों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह सीधे देश की आंतरिक स्थिरता, संसाधनों पर दबाव और राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा विषय बन चुका है। यही कारण है कि दिल्ली से लेकर सीमावर्ती गांवों तक एक बेचैनी महसूस की जा रही है और राजनीतिक गलियारों में इस विषय पर लगातार तीखी बहस चल रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर अब पहले से कहीं अधिक कठोर रणनीति अपनाने जा रहा है, या फिर यह पूरा मामला आने वाले समय में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक संघर्ष का रूप ले सकता है। स्थिति इसलिए भी अधिक गंभीर हो गई है क्योंकि पड़ोसी देश अब इस मुद्दे को केवल मानवीय संकट बताकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसे मानवाधिकार, शरणार्थी संकट और क्षेत्रीय अस्थिरता के चश्मे से दिखाना चाहते हैं, जबकि भारत का स्पष्ट रुख है कि अवैध घुसपैठ किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकती। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि सीमा पार से होने वाली अनियंत्रित आवाजाही केवल जनसंख्या संतुलन को प्रभावित नहीं करती, बल्कि इसके जरिए कट्टरपंथी नेटवर्क, तस्करी गिरोह और देश विरोधी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है। यही वजह है कि अब सीमा प्रबंधन को केवल पुलिस या बीएसएफ का मामला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल किया जा चुका है। पिछले कुछ वर्षों में कई बार ऐसे इनपुट सामने आए हैं जिनमें यह आशंका जताई गई कि खुले और संवेदनशील बॉर्डर का फायदा उठाकर संगठित गिरोह भारत के भीतर अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसने केंद्र सरकार को पहले से अधिक सतर्क और आक्रामक रणनीति अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है। इसी बीच राजनीतिक माहौल भी तेजी से गर्म हो चुका है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर दशकों से चली आ रही इस समस्या का स्थायी समाधान अब तक क्यों नहीं निकल पाया, जबकि सरकार का कहना है कि पिछली नीतियों की कमजोरियों का परिणाम आज देश भुगत रहा है। सीमावर्ती राज्यों में प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कई इलाकों में दस्तावेज सत्यापन अभियान चलाए जा रहे हैं, संदिग्ध नेटवर्क पर नजर रखी जा रही है और सीमा के पास नई निगरानी तकनीकों को लगाया जा रहा है। ड्रोन सर्विलांस, स्मार्ट फेंसिंग, हाईटेक सेंसर और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के जरिए सीमा सुरक्षा को पहले से अधिक मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार यह संदेश देना चाहती है कि अब देश की सीमाओं को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। यही कारण है कि हाल के दिनों में सीमा सुरक्षा बलों की गतिविधियां भी पहले की तुलना में कहीं अधिक आक्रामक और सक्रिय दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कूटनीतिक मोर्चे पर दिखाई दे रहा है। पड़ोसी देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैश्विक शक्तियों को इस मुद्दे में शामिल करने की कोशिश ने हालात को और जटिल बना दिया है। कुछ विदेशी ताकतें दक्षिण एशिया की अस्थिरता को अपने रणनीतिक हितों से जोड़कर देख रही हैं। यही कारण है कि अब यह केवल दो देशों के बीच का सीमित विवाद नहीं रहा, बल्कि यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का हिस्सा बनता जा रहा है। भारत के सामने चुनौती केवल सीमा को सुरक्षित रखने की नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि एक जिम्मेदार और मजबूत राष्ट्र की बनी रहे। इसलिए दिल्ली अब बेहद संतुलित लेकिन कठोर नीति के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ मानवीय मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ध्यान रखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न करने का स्पष्ट संदेश भी दिया जा रहा है। दक्षिण एशिया की राजनीति में इस पूरे घटनाक्रम का असर आने वाले वर्षों तक दिखाई दे सकता है। अगर सीमा विवाद और अवैध घुसपैठ का मुद्दा लगातार बढ़ता रहा, तो इसका प्रभाव व्यापार, कूटनीतिक संबंधों, क्षेत्रीय सहयोग
और आंतरिक राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि अब यह मामला केवल सीमावर्ती राज्यों की चिंता नहीं रह गया, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा रणनीति का केंद्र बन चुका है। जनता के भीतर भी यह भावना तेजी से मजबूत हो रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में अब निर्णायक और सख्त कदम उठाने का समय आ चुका है। आने वाले दिनों में भारत किस तरह इस चुनौती का सामना करता है, यह केवल देश की सीमाओं का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि दक्षिण एशिया की पूरी भू राजनीतिक दिशा को भी प्रभावित करेगा। इस समय दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं, क्योंकि यह लड़ाई केवल सीमाओं की नहीं, बल्कि संप्रभुता, रणनीतिक शक्ति और राष्ट्रीय आत्मविश्वास की भी बन चुकी है। भारत की सीमाओं पर इस वक्त जो कूटनीतिक तूफान उठ रहा है, उसने सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ अवैध घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा का पुराना मुद्दा फिर से भड़क चुका है, तो दूसरी तरफ पड़ोसी देश ने अब इस पूरे मामले को एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सौदे में बदलने की कोशिश शुरू कर दी है। सवाल सिर्फ सीमा पार से आए लोगों का नहीं है, सवाल भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और उस राजनीतिक इच्छा शक्ति का है जिसके दम पर नई दिल्ली पूरी दुनिया के सामने अपनी शर्तों पर फैसले लेने का दावा करती है। लेकिन अब ढाका से आई नई पेशकश ने पूरे समीकरण को उलझा कर रख दिया है, क्योंकि पहली बार पड़ोसी देश ने खुले मन से अपने नागरिकों को वापस लेने की बात तो मान ली है, लेकिन बदले में ऐसी शर्त रख दी है जिसने पूरे देश में राजनीतिक और रणनीतिक बहस छेड़ दी है। दोस्तों, जब से हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में सत्ता का तख्ता पलट हुआ है और वहां नई सरकार आई है, तब से भारत के भीतर अवैध प्रवासियों को लेकर एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है। पिछले कई दशकों से यह एक ऐसा संवेदनशील और गंभीर मुद्दा रहा है जिसने भारत की आंतरिक सुरक्षा और हमारे संसाधनों पर एक बहुत बड़ा दबाव बनाकर रखा है। अब तक ढाका की हुकूमत इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने से ही साफ मना कर रही थी कि उनके देश के नागरिक अवैध तरीके से सीमा पार करके भारत के अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं। लेकिन कल अचानक ढाका से एक ऐसा आधिकारिक बयान आया है जिसने भारत के गृह मंत्रालय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकारों के गलियारों में तहलका मचाकर रख दिया है। बांग्लादेश की नई सरकार के विदेश मंत्री ने एक बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्वीकार किया है कि वे अब भारत के भीतर बिना कानूनी दस्तावेजों के रह रहे अपने नागरिकों को वापस बुलाने के लिए तैयार हो गए हैं। उनके इस आधिकारिक बयान के अनुसार इन सभी लोगों की पूरी और गहन कानूनी जांच सीधे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की जाएगी, और जब सुरक्षा बल पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे कि यह लोग मूल रूप से बांग्लादेश के ही निवासी हैं, तभी वहां की सेना उन्हें बॉर्डर पार करके अपने वतन में आने की अनुमति देगी। पहली नज़र में यह खबर हर एक भारतीय के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत की तरह दिखाई देती है, क्योंकि जिस मुद्दे पर दशकों से गतिरोध बना हुआ था, उस पर पड़ोसी देश आखिरकार झुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला मोड़ छिपा है, वह भारत के सामने रखी गई एक बेहद सख्त शर्त है। ढाका के विदेश मंत्री ने इस बड़ी घोषणा के साथ ही एक ऐसी शर्त टेबल पर रख दी है जिसकी मांग वह बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करते हुए उनके तेवर अचानक बदल गए और उन्होंने एक तरह से कूटनीतिक चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत सरकार ने उनकी इस बेहद पुरानी और मुख्य मांग को स्वीकार नहीं किया, तो वे एक भी नागरिक को अपने बॉर्डर के पार वापस नहीं बुलाएंगे। उनके इस कड़े रुख से एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी है कि वे इस मानवीय और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर भारत के साथ एक बहुत बड़ा सौदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी समीकरण बिल्कुल सीधा है। पहले भारत को उनकी वह ऐतिहासिक शर्त माननी होगी और उसके बाद ही सीमा पर इन प्रवासियों की घर वापसी की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। अब यहाँ सबसे बड़ा और गंभीर सवाल ये उठता है कि आखिर वह कौन सी ऐसी शर्त है जिसके दम पर बांग्लादेश भारत जैसे विशाल देश को कूटनीतिक रूप से घेरने की कोशिश कर रहा है। क्या वह शर्त भारत के जल संसाधनों से जुड़ी है या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के किसी पुराने विवाद को लेकर है? और सबसे बड़ी बात, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और देश की सुरक्षा से समझौता करके पड़ोसी देश की जिद के आगे झुकेगी, या फिर भारत इस ब्लैकमेलिंग का जवाब देने के लिए कोई और ही गुप्त और बेहद आक्रामक कूटनीतिक चक्रव्यूह तैयार कर चुका है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको ढाका से लेकर नई दिल्ली तक चल रहे भारत और बांग्लादेश के बीच इस समय जो कूटनीतिक तनाव पैदा हुआ है,
उसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, जल बंटवारे और क्षेत्रीय प्रभाव की लड़ाई अब सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह दोनों देशों की राष्ट्रीय रणनीति और राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह कौन सी शर्त है जिसके सहारे बांग्लादेश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, और क्या वास्तव में यह मामला सिर्फ अवैध प्रवासियों की वापसी तक सीमित है या इसके पीछे कहीं ज्यादा बड़ा भू राजनीतिक खेल छिपा हुआ है। नई दिल्ली से लेकर ढाका तक चल रही बैठकों, गुप्त बातचीतों और कूटनीतिक संदेशों ने इस पूरे विवाद को इतना संवेदनशील बना दिया है कि अब हर फैसला सीधे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव से जुड़ चुका है। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ का मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार स्थिति इसलिए ज्यादा गंभीर मानी जा रही है क्योंकि इसे केवल सुरक्षा समस्या नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव की रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की ओर से संकेत दिए गए हैं कि जब तक भारत कुछ पुराने और विवादित मुद्दों पर नरम रुख नहीं अपनाता, तब तक सीमा पार से आए लोगों की वापसी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। यही वह बिंदु है जिसने पूरे मामले को विस्फोटक बना दिया है, क्योंकि अब यह सवाल सिर्फ लोगों की पहचान या वापसी का नहीं रहा, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, उसकी कूटनीतिक ताकत और दक्षिण एशिया में उसके नेतृत्व की परीक्षा बन चुका है। दरअसल इस पूरे विवाद के केंद्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जो दशकों पुराने हैं और समय समय पर दोनों देशों के बीच तनाव की वजह बनते रहे हैं। इनमें सबसे संवेदनशील मुद्दा नदियों के जल बंटवारे का माना जाता है। गंगा और तीस्ता जैसी नदियों का पानी लंबे समय से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बना हुआ है। बांग्लादेश का मानना है कि उसे उसकी जरूरत के मुताबिक पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा, जबकि भारत का तर्क है कि अपने सीमावर्ती राज्यों की जरूरतों को नजरअंदाज करके कोई भी फैसला लेना संभव नहीं है। यही कारण है कि हर बार जब दोनों देशों के बीच कोई बड़ा समझौता होने की उम्मीद बनती है, तभी जल बंटवारे का मुद्दा अचानक सबसे बड़ी अड़चन बनकर सामने आ जाता है। अब माना जा रहा है कि अवैध प्रवासियों की वापसी के मुद्दे को भी इसी दबाव की रणनीति के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि भारत पर राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों तरह का दबाव बनाया जा सके। लेकिन नई दिल्ली के रणनीतिक हलकों में इस पूरी स्थिति को केवल एक साधारण बातचीत नहीं बल्कि कूटनीतिक ब्लैकमेलिंग के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि भारत इस बार बेहद सावधानी और आक्रामक रणनीति दोनों के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में साफ संकेत दिए हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा नियंत्रण के मामलों में अब पुरानी तरह की नरमी नहीं दिखाई जाएगी। चाहे अवैध घुसपैठ का मामला हो, सीमा पर तस्करी का नेटवर्क हो या फिर कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियां, भारत ने हर मोर्चे पर पहले से ज्यादा सख्त नीति अपनाई है। यही कारण है कि सीमा से जुड़े इस नए विवाद को भी केवल मानवीय या प्रशासनिक समस्या नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली में इस समय कई स्तरों पर रणनीतिक बैठकों का दौर चल रहा है, जिसमें विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, खुफिया एजेंसियां और सीमा सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि इस तरह की शर्तों के आगे झुकने की परंपरा शुरू हो गई, तो भविष्य में पड़ोसी देश हर बड़े मुद्दे पर इसी तरह दबाव की राजनीति अपनाने लगेंगे। यही वजह है कि सरकार किसी भी निर्णय को बहुत सोच समझकर और लंबी रणनीतिक तैयारी के बाद ही आगे बढ़ाना चाहती है। इस पूरे घटनाक्रम का एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि बांग्लादेश इस समय अपने आंतरिक राजनीतिक दबावों से भी जूझ रहा है। आर्थिक चुनौतियां, बढ़ती बेरोजगारी, राजनीतिक विरोध और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच ढाका की सरकार अपने घरेलू समर्थन को मजबूत बनाए रखने के लिए भारत के साथ सख्त रुख दिखाने की कोशिश कर सकती है। दक्षिण एशिया की राजनीति में यह हमेशा देखा गया है कि जब भी किसी देश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, तब बाहरी मुद्दों को राष्ट्रीय गौरव और भावनात्मक राजनीति के माध्यम से जनता के सामने रखा जाता है। माना जा रहा है कि यही कारण है कि सीमा और प्रवासियों का मुद्दा अचानक इतना बड़ा बना दिया गया है। लेकिन भारत के लिए यह केवल राजनीतिक बयानबाजी का विषय नहीं है।
क्योंकि सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों का असर सीधे देश की आंतरिक सुरक्षा, जनसंख्या संतुलन और सीमावर्ती राज्यों की सामाजिक संरचना पर पड़ता है। पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में यह मुद्दा वर्षों से बेहद संवेदनशील रहा है और कई बार राजनीतिक आंदोलनों तथा हिंसक विरोध प्रदर्शनों का कारण भी बन चुका है। इसलिए केंद्र सरकार इस मामले को केवल द्विपक्षीय बातचीत तक सीमित रखने के बजाय इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देख रही है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या भारत अब केवल जवाबी बयान देने तक सीमित रहेगा या फिर कोई बड़ा कूटनीतिक चक्रव्यूह तैयार किया जा चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि नई दिल्ली इस बार बहुस्तरीय रणनीति पर काम कर रही है। एक तरफ सीमा प्रबंधन को पहले से ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, नई तकनीकों और निगरानी प्रणालियों को तेजी से लागू किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भारत यह संदेश देना चाहता है कि अवैध घुसपैठ और सीमा सुरक्षा का मुद्दा किसी एक देश का आंतरिक मामला नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते रणनीतिक समीकरणों ने भी इस विवाद को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है। चीन की बढ़ती सक्रियता, दक्षिण एशिया में बदलते गठबंधन और आर्थिक गलियारों की प्रतिस्पर्धा ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को केवल पड़ोसी देशों के संबंधों तक सीमित नहीं रहने दिया है। अब हर फैसला व्यापक क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। नई दिल्ली के रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाए रखने की है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक सख्ती का दबाव है, तो दूसरी तरफ पड़ोसी देशों के साथ स्थिर संबंध बनाए रखने की जरूरत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि भारत अत्यधिक आक्रामक रुख अपनाता है तो इसका असर व्यापार, क्षेत्रीय सहयोग और सीमावर्ती इलाकों की स्थिरता पर पड़ सकता है। लेकिन यदि भारत जरूरत से ज्यादा नरमी दिखाता है तो इसे कमजोरी के रूप में भी देखा जा सकता है। यही कारण है कि सरकार की पूरी कोशिश है कि हर कदम रणनीतिक रूप से ऐसा हो जिससे भारत की शक्ति और प्रभाव दोनों मजबूत दिखाई दे। कई विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि आने वाले दिनों में भारत सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर बड़े स्तर पर तकनीकी और सैन्य सुधारों की घोषणा कर सकता है। ड्रोन निगरानी, स्मार्ट फेंसिंग, हाईटेक सेंसर और इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने जैसे कदम पहले ही चर्चा में हैं। इससे यह स्पष्ट संकेत जाएगा कि भारत अब केवल कूटनीतिक वार्ताओं पर निर्भर रहने वाला नहीं है, बल्कि जमीन पर भी पूरी तैयारी कर चुका है। इस पूरे घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया की राजनीति को एक बार फिर यह याद दिला दिया है कि आधुनिक दौर में युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि कूटनीति, आर्थिक दबाव, जल संसाधनों और जनसंख्या के मुद्दों के जरिए भी लड़े जाते हैं। सीमा पर दिखने वाली हर हलचल के पीछे कई परतों वाला रणनीतिक खेल छिपा होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा तनाव भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि दोनों देश बातचीत और समझौते का रास्ता चुनते हैं या फिर यह विवाद और ज्यादा गहराई तक जाता है। लेकिन एक बात तय है कि नई दिल्ली इस बार हर कदम बेहद सोच समझकर उठाने वाली है, क्योंकि यह केवल एक सीमा विवाद नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक प्रतिष्ठा, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और पूरे दक्षिण एशिया में उसके प्रभाव की परीक्षा बन चुका है। इस पूरे विवाद की अंदरूनी और प्रामाणिक सच्चाई से रूबरू कराएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का यह विश्लेषण हमारे देश की सुरक्षा और सीमाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इस पूरे कूटनीतिक घटनाक्रम की गहराई में जाने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर कल तक जो देश इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं था कि उसके नागरिक सीमा पार कर रहे हैं, वह आज अचानक उन्हें वापस बुलाने के लिए इतना उतावला क्यों हो गया है। दशकों से भारत और बांग्लादेश के बीच यह एक ऐसा गतिरोध रहा है जिस पर दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत तो होती थी, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाता था। पुरानी सरकारों के समय ढाका का रुख हमेशा यह रहता था कि उनके देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, इसलिए उनके नागरिकों को किसी दूसरे देश में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हाल ही में पड़ोसी कंट्री के भीतर जो ऐतिहासिक राजनीतिक उथल पुथल हुई है और सत्ता की कमान जिन नए हाथों में गई है,
उसने वहां की प्राथमिकताओं को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। वहां की नई अंतरिम व्यवस्था इस समय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी साख साबित करने और भारत के साथ अपने रिश्तों को एक नए सिरे से परिभाषित करने के भारी दबाव में है। इसी दबाव का परिणाम है कि वहां के विदेश मंत्रालय को कल सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करनी पड़ी कि वे भारत में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे अपने प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें वापस अपने वतन लाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। वहां के असम ने यह भी साफ किया है कि इस पूरी प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए वे सीमा पर एक विशेष संयुक्त जांच तंत्र जॉइंट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म स्थापित करना चाहते हैं, ताकि केवल वास्तविक नागरिकों को ही सेना की अनुमति के बाद वापस आने दिया जाए, जिससे सुरक्षा में कोई चूक ना हो। पहली नजर में यह कूटनीतिक बदलाव भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता की तरह दिखाई देता है, क्योंकि यह हमारी आंतरिक सुरक्षा और जनसांख्यिकीय संतुलन डेमोग्राफिक बैलेंस को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी देश बिना किसी बड़े स्वार्थ के इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। ढाका इस समय बहुत अच्छी तरह जानता है कि भारत के साथ व्यापार, कनेक्टिविटी और बिजली आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उसका भविष्य कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। अपनी इसी कूटनीतिक जरूरत को भांपते हुए वहां की नई हुकूमत ने इस मानवीय मुद्दे का इस्तेमाल भारत से अपनी एक बहुत पुरानी और ऐतिहासिक मांग को मनवाने के लिए एक बड़े हथियार के रूप में करने का फैसला किया है। उन्होंने साफ शब्दों में संदेश दे दिया है कि वे अपने नागरिकों की घर वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन भारत को उनके सम्मान और उनकी एक मुख्य कूटनीतिक शर्त को पहले स्वीकार करना होगा, जिसने नई दिल्ली के रणनीतिकारों को एक बहुत बड़ी कूटनीतिक कशमकश में डाल दिया है। अब आइए उस सबसे बड़े और कूटनीतिक सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं, जिसे ढाका की नई सरकार ने प्रवासियों की वापसी के बदले एक शर्त के रूप में भारत के सामने रख दिया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस रणनीति को हाइड्रोपॉलिटिक्स यानी जल कूटनीति कहा जाता है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने परोक्ष रूप से जिस मुख्य मांग को अपनी इस घोषणा से जोड़ा है, वह है भारत और बांग्लादेश के बीच दशकों से लंबित पड़े नदी जल समझौतों का उनकी शर्तों पर फाइनल होना। भारत और बांग्लादेश के बीच इस समय जो कूटनीतिक हलचल चल रही है, उसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। सतह पर यह मामला अवैध प्रवासियों की वापसी और सीमा सुरक्षा से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे छिपा असली खेल कहीं ज्यादा गहरा और रणनीतिक है। ढाका की नई सरकार ने जिस चतुराई से इस मानवीय और संवेदनशील मुद्दे को अपने लंबे समय से लंबित पड़े जल विवादों के साथ जोड़ दिया है, उसने नई दिल्ली के नीति निर्माताओं को एक जटिल कूटनीतिक दुविधा में डाल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अक्सर यह माना जाता है कि कोई भी देश बिना किसी बड़े राष्ट्रीय हित के इतनी बड़ी राजनीतिक पहल नहीं करता, और बांग्लादेश भी इस सिद्धांत से अलग नहीं है। उसे यह अच्छी तरह पता है कि उसकी अर्थव्यवस्था, व्यापार, बिजली आपूर्ति, सीमा पार कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय स्थिरता काफी हद तक भारत के सहयोग पर निर्भर करती है। लेकिन इसी निर्भरता को उसने अब अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की रणनीति तैयार कर ली है। ढाका ने समझ लिया है कि इस समय भारत के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा सीमा पार अवैध प्रवासन और राष्ट्रीय सुरक्षा है, इसलिए उसने इसी मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत में बदल दिया है। बांग्लादेश ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले भारत को उनकी उस ऐतिहासिक मांग को स्वीकार करना होगा जो दशकों से दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बनी हुई है। यही वह बिंदु है जहां से इस पूरे घटनाक्रम का असली भू राजनीतिक और कूटनीतिक खेल शुरू होता है। दरअसल ढाका जिस मांग को सबसे ज्यादा महत्व दे रहा है, वह है नदी जल बंटवारे के समझौतों का उनकी शर्तों के अनुसार समाधान। विशेष रूप से तीस्ता नदी जल समझौता और गंगा जल बंटवारे से जुड़े मुद्दे लंबे समय से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव का कारण रहे हैं। बांग्लादेश का मानना है कि सीमा पार बहने वाली नदियों के जल पर उसका भी उतना ही अधिकार है जितना भारत का, जबकि भारत अपनी आंतरिक जरूरतों, राज्यों के हितों और कृषि आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता आया है।
यही कारण है कि वर्षों की बातचीत और अनेक दौर की वार्ताओं के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। लेकिन अब ढाका ने इस पूरे विवाद को एक नए तरीके से पेश करना शुरू कर दिया है। उसने इसे केवल जल बंटवारे का तकनीकी मुद्दा नहीं रहने दिया, बल्कि इसे सम्मान, संप्रभुता और क्षेत्रीय न्याय के प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश की नई सरकार के नेताओं का मानना है कि यदि भारत वास्तव में एक विश्वसनीय क्षेत्रीय शक्ति बनना चाहता है, तो उसे पड़ोसी देशों की चिंताओं को भी समान महत्व देना होगा। इसी सोच के तहत अब अवैध प्रवासियों की वापसी को नदी जल समझौतों के साथ जोड़ दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस रणनीति को हाइड्रोपॉलिटिक्स यानी जल कूटनीति कहा जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में नदियां केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि शक्ति, दबाव और रणनीतिक नियंत्रण का माध्यम बन चुकी है। मध्य एशिया से लेकर अफ्रीका और दक्षिण एशिया तक पानी को लेकर होने वाले विवाद अब केवल पर्यावरणीय या कृषि संबंधी मुद्दे नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक दबाव का हिस्सा बन चुके हैं। बांग्लादेश ने भी अब यही रास्ता अपनाया है। ढाका यह संदेश देना चाहता है कि यदि भारत को सीमा प्रबंधन और अवैध घुसपैठ जैसे गंभीर मुद्दों पर सहयोग चाहिए, तो उसे जल बंटवारे के प्रश्न पर भी उदार और व्यावहारिक रुख अपनाना होगा। यही वजह है कि हाल के महीनों में बांग्लादेश के कई वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों ने परोक्ष रूप से यह संकेत दिया है कि दोनों मुद्दों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। यह रणनीति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश को पता है कि भारत इस समय क्षेत्रीय अस्थिरता और सीमा सुरक्षा को लेकर किसी भी नए संकट से बचना चाहता है। भारत के लिए यह स्थिति बेहद जटिल है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा, अवैध प्रवासन और सीमा नियंत्रण जैसे मुद्दे हैं, जिन पर देश के भीतर राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ नदी जल समझौते जैसे संवेदनशील विषय हैं, जिनमें केवल केंद्र सरकार ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के हित भी जुड़े हुए हैं। तीस्ता नदी का उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल लंबे समय से यह तर्क देता रहा है कि यदि ज्यादा पानी बांग्लादेश को दे दिया गया, तो राज्य के उत्तरी जिलों की सिंचाई और कृषि व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी कारण कई बार केंद्र सरकार समझौते के करीब पहुंचकर भी अंतिम निर्णय नहीं ले सकी। लेकिन अब ढाका ने जिस तरह प्रवासियों की वापसी के मुद्दे को इस समझौते से जोड़ दिया है, उससे नई दिल्ली पर दबाव और बढ़ गया है। यदि भारत बांग्लादेश की शर्तों को स्वीकार नहीं करता, तो सीमा पार अवैध प्रवासन का मुद्दा और गंभीर हो सकता है। वहीं यदि वह जल समझौते पर ज्यादा झुकता है, तो घरेलू राजनीतिक विरोध और राज्यों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा रणनीतिक पहलू चीन से भी जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश और चीन के बीच आर्थिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सहयोग तेजी से बढ़ा है। चीन लगातार दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश उसके लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बनता जा रहा है। भारत ये अच्छी तरह जानता है कि यदि उसने ढाका की चिंताओं को पूरी तरह नजरअंदाज किया, तो बांग्लादेश और अधिक तेजी से चीन की ओर झुक सकता है। यही कारण है कि नई दिल्ली इस मुद्दे पर बेहद सावधानी से कदम बढ़ा रही है। भारत के रणनीतिकारों को समझ आ रहा है कि यह केवल जल समझौते का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का मामला बन चुका है। यदि बांग्लादेश असंतुष्ट होता है, तो उसका असर केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक स्थिति पर भी पड़ेगा। इसके अलावा इस मुद्दे का मानवीय पक्ष भी बेहद महत्वपूर्ण है। सीमा पार रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका, खेती, मछली पालन और पीने के पानी की उपलब्धता सीधे तौर पर इन नदियों पर निर्भर करती है। बांग्लादेश का तर्क है कि ऊपरी धारा में भारत द्वारा बनाए गए बांधों और जल परियोजनाओं के कारण निचले क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता प्रभावित होती है, जिससे वहां के किसानों और ग्रामीण आबादी को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं भारत का कहना है कि वह अपने नागरिकों और राज्यों की जरूरतों की अनदेखी नहीं कर सकता। यही कारण है कि यह विवाद केवल राजनीतिक या कूटनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक आयाम भी रखता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।